Page 154, adjustment number 10. Manager's commission is 10% of net profit after charging commission. चेक कीजिए एक बार. इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट तो नहीं पेंडिंग हमारे. ट्रायल बैलेंस में चेक कीजिए. BR BP सब हो गया. प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन. क्या होता है? हाँ जी. हाँ, ये डिस्कस करना रह रहा था. तो कोई भी बिल्डिंग, कोई भी प्रॉपर्टी या लैंड को लेने के तीन तरीके होते हैं. पहला तरीका कि इसको किराए पर ले लिया जाए, हर महीने अपना किराया पे करते रहें. अब किराया हो सकता है मंथली की जगह क्वार्टरली डिसाइड कर लें, या क्वार्टरली की जगह सेमी एनुअली या एनुअली डिसाइड कर लें, वो अलग बात है. रेंट जो है वो एक्सपेंस होगा हमारे लिए अगर रेंट पर ले रहे हैं. दूसरा ऑप्शन होता है सर खरीद लीजिए, वो जगह को खरीद लीजिए हमेशा के लिए, तो आपकी जगह हो जाएगी, किराया नहीं देना पड़ेगा, पैसा बच जाएगा. अब एक बिजनेसमैन को डिसाइड करना है उसके पास फंड्स कितने अवेलेबल हैं. मान लीजिए कई बार क्या होता है कि फंड्स अवेलेबल हैं, वो चाहे तो खरीद सकता है लेकिन तब भी वो खरीदता नहीं, किराए पर ही लेता है, क्योंकि उसे पता है ये पैसा मैं बिल्डिंग खरीदने में लगा दूंगा ना, इससे अच्छा ये पैसे से मैं 2 ब्रांचेस और खोल लूं. बैंक जितने भी देखे आपने, बैंक के ब्रांचेस जितने भी देखी हैं, सबके सब रेंट पर होती है. एटीएम जितने भी देखे हैं सर आपने, सबके सब रेंट पर होते हैं. ऐसा नहीं कि बैंक के पास पैसा नहीं है खरीदने के लिए. उन्हें पता है मैं बिल्डिंग खरीदने में अगर सारी ब्रांचेस की जगह खरीदने लग जाऊं तो इतना पैसा मेरा ब्लॉक हो जाएगा, उस पैसे को मैं इन्वेस्ट करके ज्यादा अर्न कर लूंगा, ज्यादा ग्रो कर लूंगा. क्या ये बिजनेसमैन के डिसाइड करना है कि उसे क्या करना, खरीदना है हमेशा के लिए या फिर किराए पर लेना है. एक बीच का ऑप्शन भी होता है. बीच का ऑप्शन सुनिए क्या होता है कि जैसे सपोज कोई प्रॉपर्टी, कोई फैक्ट्री के लिए मुझे जगह लेनी है, तो मैं लैंड के ओनर से बात करने जाता हूं, वो कहता है जी 50 करोड़ रुपए की है, जितना बड़ा एरिया है लैंड है जहां पर आपको फैक्ट्री खोलनी है, ये मैं 50 करोड़ में बेचूंगा. लेकिन 50 करोड़ का मेरा बजट नहीं है, मेरा बजट है सिर्फ 10 करोड़ रुपए का, 10 करोड़ का बजट है. तो मैं क्या करता हूं उससे कि 10 करोड़ रुपीस आप मुझसे ले लीजिए और 20 साल के लिए मुझे लैंड दे दीजिए. 10 करोड़ रुपीस अभी लेकर के मुझे 20 साल के लिए जगह दे दो, 20 साल बाद में खाली कर दूंगा. इसे कहते हैं लीज पर लेना. लीज पर कुछ भी नहीं है, एक तरह से लॉन्ग टर्म रेंट एग्रीमेंट है, जो बिजनेसमैन मंथली या क्वार्टरली पैसे ना दे करके वन टाइम एक बड़ा अमाउंट दे दे और उसे लग रहा है कि मैं इतने टाइम में इतना पैसा अर्न कर लूंगा, कमा लूंगा कि मेरा काम हो जाएगा. ठीक है जी. तो ऐसे केस में खोली जाती है सर ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी, मतलब लॉन्ग टर्म रेंट पर लिया हुआ. अब ध्यान से देखिए, ये एसेट है कि एक्सपेंस? एक्सपेंस. मतलब अगर मैंने कोई बिल्डिंग रेंट पर ली है तो वो बिल्डिंग ट्रायल बैलेंस में आएगी नहीं, वो बिल्डिंग बैलेंस शीट में आएगी, क्योंकि बिल्डिंग को डेबिट करूंगा ही नहीं. सोच के देखो, कोई बिल्डिंग अगर मैंने किराए पर ली है, मैं तो ना बिल्डिंग अकाउंट डेबिट करूंगा. जब किराया दूंगा तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करूंगा. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट क्रेडिट कुछ होगा ही नहीं, तो ट्रायल बैलेंस में ही नहीं आएगा, तो बैलेंस शीट में ही नहीं आएगा. ठीक है. तो बिल्डिंग मैंने हमेशा के लिए खरीद ली है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट एसेट बन जाएगी. एंट्री भी करी है तो ट्रायल बैलेंस में भी आएगा, फाइनल बैलेंस शीट में भी आएगा. सर मैंने जगह लीज पर ली है, तो एक तरह से ये एक एसेट है जिसकी लाइफ 20 साल है. ये 20 साल एग्जांपल है ना, 5 10 20 50 कुछ भी हो सकता. तो ये लीज होल्ड जो प्रॉपर्टी है, ये मैंने एक पैसा खर्च करा, उसमें मतलब इस पैसे की जो इस एसेट की लाइफ है वो 20 25 साल. वैसे तो एक्सपेंस थोड़ी ना हुआ. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर रहा हूं सर मैं, तो ये मेरी एसेट बन गई, जब एंट्री हुई है तो ट्रायल बैलेंस में भी आएगा, ट्रायल बैलेंस में आ रहा है तो बैलेंस शीट में भी आएगा. तो मतलब सर ये वाली बिल्डिंग बैलेंस शीट की एसेट में आती है, ये वाली बिल्डिंग बैलेंस शीट की एसेट में आती है, ये वाली बिल्डिंग बैलेंस शीट की एसेट में नहीं आती, क्योंकि एसेट हमारे लिए होती ही नहीं. कॉमन चीज देखो तीनों में ही बिल्डिंग में काम कर रहे हैं. चाहे मैं किराए पर लूं, चाहे लीज पर लूं, चाहे खरीदूं, हमेशा के लिए तीनों केसेस में हमारा बिजनेस जो है उस बिल्डिंग के अंदर चल रहा है. लेकिन मैं इस वाले को बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर ही नहीं रहा, क्योंकि हमारी है ही नहीं, हमें तो हर महीने किराया देना है, मकान मालिक कभी भी खाली करवा देगा. ये 15-20 साल के लिए है, उसके बाद खाली करनी है, तो 15-20 साल तक तो हमारी बिल्डिंग है बोल सकते हैं, और ये हमेशा के लिए हमारी. ठीक.
अब सर मान लीजिए एक बिजनेसमैन के पास टोटल 20 बिल्डिंग है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, 20 बिल्डिंग है, इसमें से कुछ लीज वाली हैं, कुछ ये फ्री होल्ड वाली हैं, तो पता कैसे लगेगा, बाइफरकेशन कैसे होगी, मिक्स नहीं हो जाएंगी। इसलिए कॉन्सेप्ट लगाया हम अकाउंटेंट ने, एक प्रीफिक्स लगाया जाए, बिल्डिंग नाम अकाउंट के आगे नाम ऐड किया जाए, लीज होल्ड या फ्री होल्ड। तो जितनी प्रॉपर्टी हमने लीज पर ले रखी है उसके आगे हम लीज होल्ड ये नाम लिख देंगे, जितनी प्रॉपर्टी हमने हमेशा के लिए खुद ही खरीदी हुई है, फ्री होल्ड है, उसके आगे फ्री होल्ड लिख देंगे। समझ रहे हैं बात? प्रीफिक्स लगाएंगे ताकि बाइफरकेशन रहे, अलग अलग रहे, पता रहे हमें कि कौन सी लीज वाली है, कौन सी हमेशा परमानेंट हमारे पास। ठीक, अब एक सुनिए बात कि सर मुझे बताइए कि कभी कभी क्वेश्चन के अंदर सिर्फ बिल्डिंग लिखा होगा, तो ऐसा क्यों, ऐसा कैसे पॉसिबल है? या तो सर फ्री होल्ड होगी वो बिल्डिंग या वो लीज होल्ड होगी। अगर फ्री होल्ड है तो फ्री होल्ड क्यों नहीं लिखा, अगर लीज होल्ड है तो लीज होल्ड क्यों नहीं लिखा? तो सुनिए, अगर हमारा बिजनेसमैन ऐसा है जो सारी बिल्डिंग के परमानेंट ही खरीदता है, लीज पर लेता ही नहीं, तो उसको थोड़ा कुछ कंफ्यूजन होगी कभी कि मिक्स ना हो जाए, मिक्स हो जाए, ऐसे कंफ्यूजन तो होगी नहीं। तो ऐसे केस में फ्री होल्ड वर्ड नहीं लगाया जाता। फिर बताता हूं क्या बताया मैंने, सिंपल सी बात सर। मान लीजिए जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आप स्टूडेंट्स का मैं नाम जब नोट करता हूं अपने डायरी में तो मैं सरनेम नोट नहीं करता, मैं सिर्फ नाम नोट करता हूं। लेकिन अगर सेम नाम के 2 स्टूडेंट आ जाए फिर मैं सरनेम ही नोट करता हूं ताकि मिक्स ना हो जाए, कंफ्यूजन ना हो जाए। समझ आ रही है बात? इसी तरीके से सर बिल्डिंग अगर हमारे पास सारी की सारी फ्री होल्ड वाली, कोई भी लीज पर नहीं, तो कोई चक्कर ही नहीं मिक्स होने का, फिर मैं आगे क्यों लगाऊं फ्री होल्ड? फ्री होल्ड तब नहीं लगाता, सिर्फ बिल्डिंग अकाउंट लिख लेते। लेकिन अगर काफी सारी बिल्डिंग है, कुछ लीज वाली कुछ फ्री होल्ड वाली, तो आगे लगाना जरूरी बन जाता। इसलिए फ्री होल्ड कभी कभी लिखा होगा, कभी कभी नहीं लिखा होगा। नहीं लिखा तो भी फ्री होल्ड लिया, वो लीज पर लिया है तो पक्का लिखना पड़ेगा लीज होल्ड। समझ आ रही है बात? जनरली जो स्कूल्स हैं गवर्नमेंट एजुकेशन प्रमोट करने के लिए स्कूल देती हैं 100 इयर्स की 99 इयर्स की लीज पर, बहुत कम रेट में, सस्ते रेट में। हॉस्पिटल खोलना है तो जगह सस्ती मिल जाती है, कम रेट में लीज पर मिलती है, लेकिन गवर्नमेंट आपको मतलब परमानेंट नहीं देती थी, 100 साल या 99 इयर्स की लीज पे होता। चलिए और पूछिए। चलिए पॉइंट नंबर 10, मैनेजर्स कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। मैनेजर कमीशन सर क्या होता है देखते हैं। मुझे बताइए पांचों में से क्या हुआ है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। एक्सपेंस हुआ सर, मैनेजर को हमें अगर कमीशन देना है तो डेफिनेटली हमारा एक्सपेंस हुआ। क्या लगता है डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट सर, मैनेजर गुड्स तो नहीं बनाएगा फैक्ट्री में बैठकर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, गुड्स का कोई लिंक नहीं है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो आपके पास 6 जगह हैं, ट्रेडिंग डेबिट, ट्रेडिंग क्रेडिट, पीएनएल डेबिट, पीएनएल क्रेडिट, बैलेंस शीट एसेट, बैलेंस शीट लायबिलिटी। 6 जगह हैं आपके पास, कौन सी जगह लिखेंगे? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस एक ही जगह आते हैं, पीएनएल डेबिट। तो सर एक पॉइंट क्लियर हो गया, कैलकुलेशन में तो बाद में चर्चा करेंगे कि कभी भी हमें एडजस्टमेंट में या ट्रायल बैलेंस के अंदर कभी भी दिख जाए मैनेजर कमीशन तो हम उसे लिखेंगे पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड में, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक, अब देखिए कमीशन से 2 तरीके से दिया जा सकता है, एक परसेंटेज फिक्स और एक अमाउंट फिक्स। परसेंटेज अमाउंट फिक्स का मतलब कि 50,000 रुपए महीना या 2 लाख रुपए साल का जो भी अमाउंट डिसाइड हो, एक फिक्स अमाउंट कर लिया, उतना ही मिलेगा उसे। दूसरा तरीका कमीशन परसेंटेज फिक्स, मतलब हम उसको सेल की दे सकते हैं परसेंटेज, कि जितनी सेल होगी उसका 5% तुम्हारा, या फिर जितना प्रॉफिट होगा उसका 10% तुम्हारा। परसेंटेज किसी चीज की हो सकती है, सेल की हो सकती है, प्रॉफिट की हो सकती है, हम डिसाइड ऐसा कर लेंगे। जनरली कंपनी के लिए बेनिफिशियल क्या है सर, डिपेंड करता है तो पर्सन कैसा है। सामने वाला अगर हमें लगता है कि बहुत हार्ड वर्किंग है तो फिक्स सैलरी दो, प्रॉफिट का हिस्सा क्यों देना।
हमें लगता है कि सर ये ऐसा है, इस पे वॉच रखनी पड़ती है, बार बार देखना पड़ता है कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऐसे केस में गलती से भी फिक्स सैलरी मत कर देना, उसे कमीशन देना। ज्यादा प्रॉफिट होगा तो भाई तुम्हें कमीशन ज्यादा मिलेगा, प्रॉफिट कम हुआ तुम्हारा कमीशन भी कम हो जाएगा। तो वो खुद ही एफर्ट्स लगाएगा ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए। जैसे जो लेबर क्लास होती है, देखिए लेबर क्लास ऐसी होती है, जो कुछ रिलेटिव बिजनेसमैन है इसलिए थोड़ा सा आइडिया है, जो मतलब बदतमीज होती है, काम नहीं करना या आपस में बातें करने लग गए या कभी आए कभी नहीं आए, समझ कम होती है, सेंसिबल समझदार कम होते हैं। तो ऐसे केस में कौन मालिक थोड़ा ना उस पर खड़े रहेगा उनके सामने काम करवाने के लिए। इसलिए जनरल उनकी पेमेंट जो होती है वो यूनिट्स के हिसाब से होती है कि भाई ये जितनी यूनिट बनाओगे उतने आपके पैसे बनेंगे, ताकि वो खुद ही लगे रहें। अब उसमें जो हार्ड वर्किंग लेबर होती है वो खुद ही रात रात भर काम कर रहा है। कई लेबर ऐसे हैं जो फैक्ट्री में ही होती है, क्योंकि रेंट पर जगह लेके कराया जाएगा, क्या फायदा, नहीं हो जाएंगे, रेंट भी बचेगा प्लस खाली हैं जब भी तो काम करते रहो, एक्स्ट्रा नहीं आ रही आपको फिर काम करने बैठ गए, मैक्सिमम काम करेंगे मैक्सिमम पैसे बनेंगे। तो जो यूनिट्स के हिसाब से पेमेंट होती है उसकी मैं अकाउंट सारी ज्यादा बैठ जाती है। तो मैनेजर का हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो डिसाइड कर रखा है कि प्रॉफिट की परसेंटेज डिसाइड कर रखी है कि जितना प्रॉफिट होगा आपको उतना कमीशन मिलेगा, प्रॉफिट कम कमीशन कम, प्रॉफिट ज्यादा कमीशन ज्यादा। तो मैनेजर क्या होगा, खुद ही एफर्ट्स लगाएगा कि ज्यादा से ज्यादा इस कंपनी का प्रॉफिट हो ताकि मेरा कमीशन ज्यादा से ज्यादा बने। ठीक है जी। ये परसेंटेज सेल्स की भी हो सकती है, ये परसेंटेज प्रॉफिट की हो सकती है। सर 31 मार्च तक हमें पता होगा कि हमारे साल की सेल कितनी हुई, ठीक बात है। तो कमीशन भी पता होगा 31 मार्च तक की कमीशन कितना बनेगा, तो कमीशन की एंट्री हम पास कर सकते हैं। मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक बात है। ये इन केस ऑफ परसेंटेज फिक्स ऑफ सेल्स या फिर फिक्स अमाउंट, इस केस में तो हमें एडवांस में पता रहेगा। लेकिन आप सोच रहे देखिए, अगर मैंने परसेंटेज फिक्स करी है प्रॉफिट की कि जितना प्रॉफिट होगा तुम्हें उसका 10% मिलेगा, तो 31 मार्च तक तो हमें प्रॉफिट पता ही नहीं होता। 31 मार्च के सारे अकाउंट्स के रजिस्टर एक जगह अलग अलग दिए जाएंगे, अकाउंटेंट को जब टाइम मिलेगा मई में, जून में, जुलाई में, तब वो अकाउंट्स लेकर के बैठेगा, तब फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेगा, तब पता लगेगा प्रॉफिट कितना हुआ। तो बेसिकली मैनेजर को कमीशन के लिए वेट करना पड़ेगा 4-5 महीने। तो इसकी एंट्री तो पक्की बात है सर, हो नहीं सकती मैनेजर कमीशन की अप टू 31 मार्च। 31 मार्च तक मैनेजर कमीशन अगर प्रॉफिट पर बेस्ड है तो इसकी एंट्री 31 मार्च तक हो ही नहीं सकती, 2-3 महीने बाद ही होगी। मैनेजर कमीशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, हमें ये एंट्री पास करनी पड़ेगी मजबूरन, क्योंकि डेफिनेटली 31 मार्च तक पे ही नहीं हुआ। ये कब होता है, जब फिक्स होती है परसेंटेज प्रॉफिट की, क्योंकि प्रॉफिट हमें 31 मार्च तक नहीं पता होता, उसके बाद ही पता लग पाएगा। तो डेफिनेटली हम पे भी नहीं कर पाएंगे 31 मार्च तक, उसके बाद ही पे कर पाएंगे। 31 मार्च तक ये कमीशन जो है वो आउटस्टैंडिंग है, पेंडिंग है, इसलिए कमीशन की एंट्री ये होगी इस बार। समझ आ रही बात? चलिए 2 एस्पेक्ट डालना है मुझे इसका, बताइए। मैनेजर कमीशन डेबिट हो रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, पी&एल डेबिट में आएगा। आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन लायबिलिटी क्रेडिट हो रही है, किधर लिखा जाएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी है। पी&एल डेबिट, बैलेंस शीट लायबिलिटी, दोनों जगह लिख लीजिए। अमाउंट में चर्चा करेंगे, आप लिख लीजिए दोनों। पी&एल अकाउंट के डेबिट में लिख लीजिए टू मैनेजर कमीशन, टू और बाय ना लिखना भूलें ट्रेडिंग और पी&एल में, और बैलेंस शीट में गलती से ना लिख दें। वैक्सीन लगनी शुरू हो रही थी कल से, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लें सभी। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में लिख लें आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन, और पी&एल अकाउंट डेबिट साइड में लिख लें टू मैनेजर्स कमीशन। अब सर कमीशन तो देना मुझे प्रॉफिट पे देना है, तो पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी कमीशन कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट करते नहीं, फटाफट से निकालिए जीपी। कैसे करके आया कोई जीपी वाला पॉइंट? नोट कर लिया होगा ये सबने जो बोर्ड पे लिखा है मैंने, तो कुछ बोर्ड पे लिखा है आपने नोट कर लिया होगा उम्मीद है। सारा नहीं करा फटाफट से।
जिसने कर लेगा नोट जीपी कैलकुलेट करें तुरंत। ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंसिंग कीजिए और जीपी कैलकुलेट कीजिए। जीपी आ रहा है सर 5,58,000। पीएनएल पे आ जाइए। जीपी किस साइड लिखते हैं? क्रेडिट साइड बाय जीपी 5,58,000। बाकी की आइटम और लिखिए आपने क्रेडिट साइड में और वैल्यू लिखिए डेबिट साइड में। आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट कीजिए नेट प्रॉफिट। टोटल करें क्रेडिट साइड का, उसे रफ में टोटल में लिख दीजिए। टोटल करें क्रेडिट साइड का तो टोटल में लिख दीजिए और उसमें से डेबिट साइड की सारी आइटम माइनस कर दीजिए। नेक्स्ट क्लास में जीएसटी वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आंसर से चीटिंग कर लेते हैं। 5,14,100 नेट प्रॉफिट आ रहा है सर 5,14,100। नोटिंग रोक देंगे, ध्यान समझना है रिपोर्ट पर, नोटिंग रोक देंगे। नेट प्रॉफिट आ रहा है सर 5,14,100। हमने मैंने ऐसे बोल रखा है कि आपको कमीशन मिलेगा। हमने पहले लिखा होगा टू मैनेजर कमीशन लिखा होगा पहले से आपने। इसका 10% कितना होगा? 51410। मैंने जैसे क्या बात हुई थी कि जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% आपको कमीशन दिया है। तो अभी हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करा पीएनएल अकाउंट से। प्रॉफिट आ रहा है 5,14,100। तो उसका 10% जो हुआ वो हुआ 51,410 रुपीज। तो ये कमीशन बनेगा उसका। तो जो मैनेजर कमीशन के सामने जगह थर्ड अब लिखना नहीं है आपको, तो आपने जो लिखा हुआ है टू माइनस उसका ये वाला अमाउंट आएगा। सही। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करा मैंने? टोटल कर दिया था क्रेडिट का, टोटल में लिख दिया था, उसमें तो डेबिट की सारी आइटम माइनस कर दी थी, लेकिन मैनेजर कमीशन माइनस नहीं हो पाया क्योंकि कैलकुलेट ही नहीं हुआ था। तो नेट प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा माइनस। समझो इस चीज को, नोटिंग कुछ भी नहीं करनी है आपको, भी फिर बोल रहा हूं। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करा था हमने अभी एक्सक्लूडिंग मैनेजर कमीशन, क्योंकि वो कैलकुलेट ही नहीं हो पाया था अभी तक। ये आ रहा था नेट प्रॉफिट। अब कमीशन देना है 10%, उसका 10% मैंने लिख दिया मैनेजर कमीशन के सामने। अब नेट प्रॉफिट बदल जाएगा ना, क्योंकि कमीशन आपका एक्सपेंस तो लेस नहीं हुआ इसमें से अभी तक, तो लेस करने के बाद जो बचेगा वो आएगा नेट प्रॉफिट। माइनस करेगा क्या होता है? 51410 09 6 2 6 4। हाँ जी, वो माइनस करें आप सब पे। नहीं, ये तो 4 लाख हो गया ना। अच्छा हाँ 5 लाख ही तो है, ठीक है ठीक है। 51,000 लग रहा था। हाँ जी 5,14,100 ये नेट प्रॉफिट आ रहा था। मैंने इसमें से कमीशन लेस कर दिया 51,410, तो मेरे पास नेट प्रॉफिट बचा 462,690। नोटिंग कुछ भी करनी, जो आंसर दोनों वाला क्या करा सर आपने?
मैनेजर कमीशन का पहले हमने सीखी कि लिखना कहाँ कहाँ है, अकाउंटिंग सीखी, जनरल एंट्री सीखी, तो मैनेजर कमीशन एक्सपेंस है इसलिए पीनल डेबिट में आएगा, क्योंकि अभी तक पे नहीं हुआ है, लायबिलिटी है इसलिए बैलेंस शीट लायबिलिटी में आएगा। ये पहले हमने लिखना किस किस जगह है, प्लेसिंग, ये क्लियर करिए। अब अमाउंट की कैलकुलेशन पर आते हैं। कमीशन में बोला हुआ है कि प्रॉफिट का 10% कर दो, तो पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। प्रॉफिट निकाला मैंने 514100, ये प्रॉफिट निकाला। इसका 10% कैलकुलेट करा तो मैनेजर कमीशन आ गया 51410। अब क्योंकि इस प्रॉफिट में से अभी तक कमीशन लेस हुआ ही नहीं था, कमीशन लेस कर दिया मैंने, अब ये प्रॉफिट बच रहा है फाइनल। समझ आ रही है बात? अब यहां से देखना, अब कंफ्यूजन वाला पार्ट स्टार्ट होगा, ये कुछ भी नहीं था। कमीशन लेस करने के बाद प्रॉफिट कितना बचा? 462690। मैनेजर से क्या बात हो रखी थी कि भैया जितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट का मतलब तो होता है सारे खर्चे लेस करने के बाद, सारे खर्चे लेस करने के बाद तो प्रॉफिट ही आता। उसका 10% कितना बनता? 46269। कमीशन कितना दे दिया हमने उसको? इतना ज्यादा दे दिया ना। फिर समझो कि सर प्रॉफिट की जो है ना वो डेफिनेशन अलग अलग है, पर्सन टू पर्सन अलग है। ट्रेडिंग वाला प्रॉफिट अलग है, पीएनएल वाला प्रॉफिट अलग है, तो हमें और कमीशन लेस करने के बाद वाला प्रॉफिट अलग है, कमीशन लेस करने से पहले वाला प्रॉफिट अलग है। प्रॉफिट बहुत सारे हैं। छोटा एग्जांपल देता हूं आसान कैलकुलेशन के साथ। कि मान लीजिए प्रॉफिट 10 लाख रुपए आ रहा है और मैनेजर कमीशन हमने निकाला 10% 1 लाख, ठीक? तो कमीशन के बाद प्रॉफिट कितना बचा? 9 लाख। तो फाइनल प्रॉफिट तो 9 लाख है। 9 लाख का 10% कमीशन कितना देना चाहिए था? 90,000। 9 लाख का 10% 90,000 बना, हमने उसको 1 लाख दे दिया। अगर मैं इसको ठीक कर दूं, प्रॉफिट 90,000 दे दूं, तो प्रॉफिट कितना बचेगा? 9,10,000। इसका 10% कितना बनता है? 91,000। निकल दोगे। सिंपल सी बात समझिए कि जो कमीशन देना है, अब देखो डिसाइड क्या होगा जब मैनेजर और बॉस बात करेंगे कि भाई तुझे 10% का कमीशन मिलेगा प्रॉफिट का, तो उनको तभी एग्रीमेंट में लिखवानी पड़ेगी कि 10% जो कमीशन देना है प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट कौन से वाला प्रॉफिट? मैनेजर कमीशन से पहले वाला जो प्रॉफिट है वो, या मैनेजर कमीशन की जो बाद वाला प्रॉफिट आएगा वो, कौन से वाले प्रॉफिट का 10% ये एग्रीमेंट में डिसाइड होगा। अब देखो आम आदमी को तो टेक्निकल चीजें नहीं पता होती, तो वो तो बस डिसाइड कर लेते हैं और हम अकाउंटेंट के पास आते हैं, सर हमारा एग्रीमेंट करा लीजिए कि हम ऐसे कमीशन देना चाहते हैं। तो हमको ये सजेशन देंगे कि आप एग्रीमेंट में ये क्लियरली मेंशन करवाइए कि आप जो 10% देना चाह रहे हैं वो कौन से वाले प्रॉफिट का देना चाह रहे हैं, बिफोर कमीशन या आफ्टर कमीशन। ठीक है, माइजोर का ये तय है कि बिफोर कमीशन, मतलब 10 लाख वाले का 10% देना, ये एग्रीमेंट है। तो फिर तो सर यहाँ पर 10 लाख का 10% 1 लाख आएगा और नेट प्रॉफिट 9 लाख आएगा। अब ये नहीं सोचना कि 9 लाख का 10% तो 90,000 बनता है, ये तो कमीशन 1 लाख है, क्योंकि एग्रीमेंट में पहले से लिखा हुआ है जो कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट है उसका 10% देना। ठीक, और मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है कि जो कमीशन के बाद प्रॉफिट आएगा उसका 10% देना। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे देखिए, मुझे प्रॉफिट ये वाला पता है, इसमें से मुझे 10% इसका लेस करना है, इसका 10% कमीशन है, लेकिन ये कैसे निकालूं? ये तब निकलेगा जब ये निकलेगा, इसमें से माइनस करूंगा तो ये आएगा, ये निकलेगा तब जब ये निकलेगा, और निकलेगा तब जब ये निकलेगा, एक दूसरे पर डिपेंड है। तो ऐसे केस में सर छोटी सी मैथमेटिक्स यूज करनी है हमें कि मान लीजिए ये कमीशन के बाद वाला जो प्रॉफिट है मान लेते हैं ये 100 रुपए, तो कमीशन कितना बनेगा? इसी का 10% 10 रुपए, इसमें से 10 माइनस करके 100 आया, तो मतलब ये कितना होगा? फिर समझो क्वेश्चन में ऐसा बोला हुआ है कि जो कमीशन देना है हमें 10% वो कमीशन के बाद वाला जो प्रॉफिट होता है उस पर देना है, मतलब 10% मुझे इसका करना है, इसका नहीं। क्वेश्चन ऐसा कह रहा है सपोज, तो मैं इसको 100 मानूंगा, परसेंटेज जिस पर लगाए जाते हैं हम उसी को 100 मानते हैं। ये 100 कमीशन 10, तो ये 110 हुआ। अब 10 लाख जो है उससे डिवाइड करो और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो, जो हमने कॉस्ट में भी किया था, प्रॉफिट ऑन सेल में भी किया था। ठीक, अब क्वेश्चन में कैसे, इस क्वेश्चन में कैसा एग्रीमेंट है इनका?
मैनेजर कमीशन इज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। कमीशन चार्ज करने के बाद वाला। इसका मतलब सर जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है वो गलत कैलकुलेट करा है। इस हमने तो क्या करा, प्रॉफिट ये जो बिफोर कमीशन वाला प्रॉफिट है ना, तो हमने इसका टेंशन दे दिया इसको। समझ आ रही बात? मैं इसका नोटिंग के लिए रोका था। कैसे निकल गया मैनेजर कमीशन? टू मैनेजर कमीशन 514100। कमीशन अगर 100 रुपए है, सॉरी आफ्टर चार्जिंग कमीशन अगर प्रॉफिट 100 रुपए है तो कमीशन 10 रुपए बैठेगा, तो ये बैठेगा 110। इस तरीके से निकलेगा मैनेजर कमीशन 10/110। अब इस पूरी कहानी का एक सिंपल क्रक्स बताओ तो रटने वाला तरीका, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। प्रॉफिट की मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेट से मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर में 100 प्लस रेट। इस क्वेश्चन में 10% था तो 10/100 प्लस 10, तो 5% होता तो मल्टीप्लाई बाय 5/105। सर 2% होता तो मल्टीप्लाई बाय 2/102। 20% होता तो मल्टीप्लाई बाय 20/120। ध्यान रहेगा ये ऐसा 120 वाला काम तभी करना है जब आफ्टर चार्जिंग लिखा हो। बिफोर चार्जिंग लिखा है तो सिंपल तरीका, कितना प्रॉफिट आ रहा है उसी का 10% निकाल दो, मतलब एक जीरो हटा दो, 10% निकल जाएगा सीधा सीधा। ठीक है जी, कैलकुलेट करिए आप कितना आ रहा है। लिख लीजिए टू मैनेजर कमीशन के ब्रैकेट में लिख लीजिए वहां पर 5,14,100 मल्टीप्लाई बाय 10/110। 5,14,100 मल्टीप्लाई बाय 10/110। कैलकुलेट भी कीजिए। तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है कमीशन कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई बाय 10/110 कितना आ रहा है? 46736। यस ठीक, मैनेजर कमीशन ये आ रहा है सर हमारा। इसको आपको दो जगह लिखना है, P&L के डेबिट में टू मैनेजर कमीशन के सामने और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन के सामने। दो जगह लिखना है आपको ये वाला अमाउंट, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन के सामने आउटर कॉलम में, और P&L अकाउंट डेबिट साइड ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाई देगी। अब बता नेट प्रॉफिट कितना बन जाएगा, बदल जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट ये आ रहा था पहले, इसमें से 46736 माइनस हो गया। अब जो बचेगा वो है फाइनल प्रॉफिट हमारा। प्रॉफिट आ रहा था 5,14,100, इसमें से माइनस हो जाएगा मैनेजर कमीशन जो कि हमने अभी भी कैलकुलेट करा है 46736। अब जो बचे वो है फाइनल प्रॉफिट। बताइए कितना आ रहा? 167364। 3 लाख का समथिंग आ रहा। 3 से स्टार्ट होगा, सॉरी 4 से स्टार्ट होगा। इस 5.5 लाख में से करीब 50,000 रुपए गए, 4.5 लाख का तो बचेगा ना, 5.5 लाख का तो बचेगा, 4 लाख समथिंग आएगा। बताओ जी, वेट मत करो, कैलकुलेट करो। 5,1400 है सर वो। जी 5,1400। हाँ 5,14,100, 5,14,000। 467,364। यस 467,364। नेट प्रॉफिट आपको दो जगह लिखना है, P&L अकाउंट डेबिट साइड और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल में ऐड।
प्रॉफिट हो कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है, लॉस हो कैपिटल से माइनस कर दिया जाता है। तो आप सभी ने बना रखी है बैलेंस शीट और लायबिलिटी साइड, तुरंत कैपिटल में ऐड कर दीजिए नेट प्रॉफिट को और कैपिटल को सॉल्व करके आउटर कॉलम में लिखो। कैपिटल में हमने ड्राइंग से माइनस करी थी, Yes, sir. ड्राइंग से माइनस करो, नेट प्रॉफिट ऐड करो, फिर जो आए उसको आउटर कॉलम में लिखो। बताइए आउटर कॉलम में कितना आया, कैपिटल बताओ, कैपिटल आउटर कॉलम में कितनी आई कैलकुलेट करके बताएं तुरंत। बताइए कितनी आ रही है कैपिटल, ड्राइंग से माइनस करो नेट प्रॉफिट ऐड करो, बस दो काम करना है इसमें। कैपिटल बताइए फटाफट। 6,73,370. कितना होता है 6,73,000. 17 73. 73,000. The 370. 370. 370. ये जीरो कैसे आ गया जब यहाँ पर 4 है तो? Sir, 673,364. कितना होता है 673,364. सर ये प्रॉपर्टी आ रहा है, चेक कीजिए। Yes. सॉरी कैपिटल आउटर कॉलम टोटल करना है आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड का, टोटल करना है आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का। ये जरूर मैच होना चाहिए, मैच नहीं हो रहा तो पक्का कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रखी है, और मैच अगर हो रहा तो शायद सही हो शायद गलत। अभी चीटिंग कर लेते हैं। 883700 टोटल ये आ रहा है जी, कल आंसर दे रखा है, एसेट साइड का भी है लायबिलिटी साइड का भी है। करते हुए कैलकुलेट कर लेंगे जी खुद से, चाहे मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये जो फिर पॉइंट लिखे हुए हैं जी मैनेजर कमीशन के बारे में पढ़ते हैं एक बार। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है मैनेजर कमीशन अगर बिफोर चार्जिंग वाला हो तो सिंपल तरीके से प्रॉफिट को रेट से मल्टीप्लाई करो, 100 से डिवाइड करो। अगर मैनेजर कमीशन आफ्टर चार्जिंग वाला हो तो प्रॉफिट की मल्टीप्लाई तो करनी है रेट से, लेकिन डिवाइड में 100 के साथ रेट जुड़ जाएगा। लॉजिक आपसे डिस्कस हो गया। आगे लिखा हुआ जी इन केस ऑफ लॉस, दुआ करो लॉस है, लॉस आने से क्या होगा, कमीशन निकालना ही नहीं पड़ेगा। मान लीजिए हमने मैनेजर से ये बोल रखा है कि तुझे सैलरी वैल्यू नहीं मिलेगी, जितना प्रॉफिट होगा उसका 9% कमीशन मिलेगा, और मान लेते हैं लॉस हो गया ऐसा तो कमीशन तो देना नहीं इसको, फिर कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो अगर लॉस हो गया तो कमीशन देना ही नहीं, नो कमीशन विल बी पेड, ना आपको लिखना है ना कोई कैलकुलेट करना। 157 पेज पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 157 पेज पर आ गए हैं जी हम, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी क्वेश्चन नंबर 3 में जीएसटी ना होता है, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े जी। The following balances are extracts from the trial balance। ट्रायल बैलेंस से कुछ पोर्शन लिया हुआ है, कंप्लीट नहीं लिया हुआ, इसी को एक्सट्रैक्ट कहते हैं। 31 मार्च 2021 का दे रखा है सर, 3 चीजें, ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है और सेल्स है। सेल्स क्रेडिट के नीचे है क्योंकि इनकम होती है, ओपनिंग स्टॉक और परचेज डेबिट के नीचे क्योंकि एक्सपेंस होते हैं। एडजस्टमेंट दे रखी है सिर्फ एक, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू करी गई 3 लाख रुपए। आगे लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो हाउ द अबव आइटम्स विल अपीयर इन ट्रेडिंग पीनल एंड बैलेंस शीट। ये लास्ट ईयर ही ऐड करा हमने नोट्स के अंदर। एक स्कूल में स्टूडेंट के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि ट्रायल बैलेंस दे रखा है, एडजस्टमेंट दे रखी है, ट्रेडिंग बनाओ, पीनल बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, कंप्लीट करो। एक स्कूल में क्या कर रखा था कि भाई लेंथी हो जाता है, बच्चों का कंप्लीट नहीं हो पाता, तो उन्होंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, इसकी जर्नल एंट्री करो और ट्रेडिंग पीनल में कैसे कैसे दिखेगा, कहां-कहां आएगा ये बताओ। ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया, लेकिन बच्चे इसके हैबिचुअल नहीं थे ऐसे क्वेश्चन करने के, इसलिए कर नहीं पाए। तो उसको डाल दिया मैंने, चलिए डिस्कस करते हैं। पहली आइटम सर ओपनिंग स्टॉक, जर्नल एंट्री बताइए ओपनिंग स्टॉक की, बनाइए फॉर्मेट जर्नल का, पहले फॉर्मेट बनाइए जर्नल का।
बताइए ओपनिंग स्टॉक की जनरल एंट्री बताइए। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट। सर ओपनिंग स्टॉक का तो सोचो पहले से डेबिट बैलेंस है, दोबारा डेबिट क्यों कर रहे हो उसको? खत्म करना है डेबिट बैलेंस वाले आइटम को, क्रेडिट करेंगे तभी तो खत्म होगा। एंट्री बताइए परचेजेस की। पहले से अकाउंट डेबिट क्रेडिट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। सर सेम रिप्लाई जो ओपनिंग स्टॉक में दिया था मैंने, सेम रिप्लाई परचेज में दे रहा हूं कि परचेज का डेबिट बैलेंस है, मुझे इस डेबिट बैलेंस वाले आइटम को खत्म करना है, क्लोज करना है, तो मैं परचेज अकाउंट क्रेडिट करूंगा, तो खत्म होगा। और ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो रहा। एंट्री बताइए सेल्स की। सेल्स डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स का सर क्रेडिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए इसको डेबिट किया जाएगा, इसलिए सेल्स अकाउंट डेबिट होगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आता है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा। पॉइंट नंबर 1 क्लोजिंग स्टॉक जनरल एंट्री बताइए। क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सही है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट एसेट होता है, एसेट इंक्रीज डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आता है। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में कहा था कि जर्नल एंट्री बनाइए, एंट्री की जनरल एंट्री कर दी, 4 एंट्री होनी है इस क्वेश्चन में। उसके बाद कहा हुआ है कि शो कीजिए ये ट्रेडिंग में कैसे आएगा, पीएनएल में कैसे आएगा और बैलेंस शीट में कैसे आएगा। तो लिखिए जी एक्सट्रैक्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। भले ही एक्सट्रैक्ट फॉर्मेट पूरा बनेगा, क्वेश्चन छोटा है तो छोटा फॉर्मेट बनेगा बस। क्रेडिट साइड में कितने आइटम लिखने हैं मेरे को? 2 आइटम है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। डेबिट साइड में कितने आइटम है इस क्वेश्चन में? 2 आइटम है, ओपनिंग स्टॉक और परचेसेस। ट्रेडिंग अकाउंट एज इट इज इतना कंप्लीट हो गया बस। अमाउंट दे नहीं रखा, अच्छा अमाउंट दे रखा, सॉरी अमाउंट दे रखा। ये अमाउंट आपको जनरल एंट्री में लिखना है जी। ये अमाउंट आपको जनरल एंट्री में भी लिखने हैं। पहली एंट्री ओपनिंग स्टॉक की है, अमाउंट लिख लीजिए 2 लाख। सेकेंड एंट्री परचेजेस की है, अमाउंट लिख लीजिए 8,10,000। थर्ड एंट्री सेल्स की है, अमाउंट लिख लीजिए 10,10,000। और लास्ट एंट्री क्लोजिंग स्टॉक की है, अमाउंट लिख लीजिए 3,00,000। प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करना, एक्सपेक्ट मांगा हुआ था, सिर्फ ये पूछा था कि ये आइटम किस तरीके से शो की जाएंगी फाइनल अकाउंट के अंदर, तो हमें सिर्फ यही आइटम दिखाना है, कैलकुलेशन वगैरह नहीं दिखानी, क्योंकि हमारे पास कंप्लीट ट्रायल बैलेंस नहीं है, देयर मे बी डेट एक्सपेंसेस। फाइनल अकाउंट में कौन सी आइटम आनी है इनमें से? कोई भी आइटम नहीं आनी। बैलेंस शीट में कौन सी आइटम आनी है इनमें से? Closing stock। बनाइए फॉर्मेट क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट। अगेन हेडिंग एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट टाइम क्या लिखना है बताइए? एज पर। करेक्ट। एज ऑन 31st March 2021।
डेबिट क्रेडिट किधर लिखना है? नहीं लिखना। नहीं लिखना। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है सर, यहाँ डेबिट क्रेडिट लिखा जाए। क्लोजिंग स्टॉक किस साइड लिखना है? Assets. और सेल्स किस साइड लिखना है? सेल्स नहीं लिखनी है यहाँ पर। तो बैलेंस शीट में सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज और कैपिटल आती हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेज और सेल्स ये ना एसेट है, ना लायबिलिटी है, ना कैपिटल है। ये तीन आइटम बैलेंस शीट में नहीं आनी। क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, इसलिए सिर्फ वही बैलेंस शीट में आना। नहीं क्वेश्चन द्वारा पढ़ लीजिए। क्या मांगा था? यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड जनरल एंट्री। इन सभी एंट्री करने जो चीज दे रखी है बैलेंस के अंदर। शो द अबव आइटम्स विल अपीयर इन ट्रेडिंग पी एंड बैलेंस। तो जो आइटम जहां जाएंगी उसका फॉर्मेट बना करके उसको दिखा करके आना है। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर है। इस एग्जाम करके आना बहुत बेसिक क्वेश्चन था, तो पहले के बच्चों की तरफ नहीं पाए क्योंकि हैवी जो नहीं थे इसके ये क्वेश्चन डाला हुआ था। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वो जीएसटी बेस्ड है। नेक्स्ट क्लास में पहले जीएसटी पढ़ाया जाएगा, जीएसटी क्वेश्चन कराए जाएंगे, कि उससे अगली क्लास में फिर इस कराएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगले संडे को आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टेस्ट होगा 9 तारीख को, तो रेडी रहना उसके लिए। सर इसका नहीं है